हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 17 दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 10 नए टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी आज क्या क्या चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के ऊपर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देन इस स्कीम के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में जानेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। डाक पे क्या है इसको देखेंगे। काटसा के ऊपर एक क्वेश्चन है। देन रिकॉग्निशन स्कीम फॉर हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी के द्वारा एक पर्टिकुलर आर्टिकल था वो देखेंगे। देन हमारा डिस्कशन एमएसपी के ऊपर होने वाला है। इसके बाद ग्रेटर फ्लेमिंगोस के बारे में क्वेश्चन होगा। टेरर ग्रुप्स के बारे में जानेंगे और फाइनली एक पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और देन पूरे के पूरे लेक्चर को एक्टिवली रिवाइज करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और कोई भी आपका डाउट होता है तो आप टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसर्निंग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सो यू कैन डाउनलोड द आईएएस नेटवर्क आईएएस एप्लीकेशन। अभी यहाँ पर मंथ वाइज कोर्स होगा वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो मंथली जो एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होंगे मंथ वाइज। जैसे कि जून के अलग एमसीक्यूज होंगे अराउंड 250 to 300 एमसीक्यूज, जुलाई के अलग होंगे। आप किसी भी सेक्शन में जाके जो भी एमसीक्यूज आपने वीडियो के थ्रू देखे हैं उसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे फ्री रहने वाले हैं तो आप इसको मल्टीपल टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम से पहले भी प्रैक्टिस इसे कर लीजिएगा। सो फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे और आपके प्रीलिम्स एग्जाम तक जो एमसीक्यूज होंगे मंथ वाइज अब जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए तो मार्किंग स्कीम को देख लें तो आपको 6 अच्छी से ज्यादा एमसीक्यूज में करेक्ट करने टू बी इन द सेफ जोन। लेसन 6 के केस में आप इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम। तो पूछा गया इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स विल एंजॉय कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो है वो पूरे तरीके से दी जाएगी इन सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स को। पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस आर एलिजिबल फॉर अ ग्रांट ऑफ 100 crore फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फंड्स विल ऑल्सो बी गिवन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। तो इसमें पर्टिकुलर अमाउंट की बात करी गई है पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के लिए और ये जो फंड है और फंडिंग है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी देने की बात करी गई है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम की बात करी जाए तो रिसेंटली न्यूज में थी और एक कमेटी जो थी वो बनाई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो यहां पे यस इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में बात करें तो यस जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस होते हैं इनको अपने काम करने की फ्रीडम जो है, ऑटोनॉमी जो है वो दी जाती है। साथ में एकेडमिक ऑटोनॉमी भी इनको प्रोवाइड करी जाती है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है एक डिफरेंट तरीके से मैंने अराउंड 6 months बैक एक क्वेश्चन बनाया था वहां पर भी दी थी। यहाँ पे दोबारा इसलिए दी गई है अगर आपने वहां पे पढ़ा होगा और आपको याद होगा तो इसका आंसर आप कर पाए होंगे। वहां पे मैंने फिगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10,000 crore लिया था। बट आप जानते हैं कि इसके अंदर जो ग्रांट दिया जाता है दैट इज ऑफ 1,000 crore और वो दिया जाता है किसको? पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को। 1,000 crore का यहाँ पे ग्रांट के लिए वो एलिजिबल होते हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पर इस तरीके के ग्रांट का कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर आपका ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अभी न्यूज में था, न्यूज भी डिस्कस करेंगे बट पहले इनको लेकर 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसे हेडक्वार्टर किया गया है या इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फेमा को एनफोर्स कराने के लिए हो सकता है। द डायरेक्टोरेट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। तो किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो न्यूज में दे रखा था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को 100 crore मिले हैं उनके अकाउंट में। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है तो इस वजह से जो पर्टिकुलर एजेंसी है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए तो क्या हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है? तो यस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को एनफोर्स कराने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फेमा क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आता है? नहीं। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ये उसके अंडर आता है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर या उसके ऑपरेशन के अंदर ये आता है। तो तीसरी स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए। देखिए नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे पहले होता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में आया था
और 1997-1998 के बजट के अंदर इसे रिप्लेस कर दिया गया था फेमा से। फेमा बेसिकली इंश्योर करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका फ्लो हमारी कंट्री में किस तरीके से होगा। फेमा के अगर ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट करता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो होंगे वो इंडिया के अंदर कैसे डील होंगे, इसके कंसर्निंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, फॉर्मेलिटीज क्या होगी और इसकी डीलिंग्स जो है वो कैसे करी जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें आती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट इंडियन टेरिटरी के अंदर कैसे होगा वो इसके अंदर पूरा का पूरा मैनेज किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश को लेकर 3 स्टेटमेंट और आपको बतानी है करेक्ट कौन सी है। सबसे पहले इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को रिकॉग्निशन देने में इंडिया सबसे पहली कंट्रीज में से एक था। चलिए, वेरियस जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ आर्मी एक्सरसाइज संप्रीति एंड नेवी एक्सरसाइज मिलन टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 कंट्रीज। तो जो आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम दिया गया है और नेवी एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। दोनों करेक्ट भी हो सकती है, उसमें से एक भी करेक्ट हो सकती है, एक इनकरेक्ट हो सकती है। बांग्लादेश शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विच इज द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री दैट इंडिया शेयर्स विद एनी ऑफ द नेबर्स। तो यहां पे इंडिया का जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ तो वो बांग्लादेश के साथ होता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली बीएसएफ एंड एनसीआरबी ने बताया है, बेसिकली एनसीआरबी का डेटा आया है और कहा गया है कि लास्ट 4 सालों के अंदर बीएसएफ ने जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से इंडिया में एंटर करते हैं उनको जो पकड़ा जाता है उनका नंबर जो है वो डबल हो चुका है पिछले 4 सालों के अंदर। और बीएसएफ एनसीआरबी के द्वारा ये जो है डेटा दिया गया है। इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश। आप जानते हैं कि पहले ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान होता था और यहाँ पे जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग हो गया था और उसको बांग्लादेश बनाया गया था। और इंडिया अपने आप में एक पहली ऐसी कंट्रीज थी उन कंट्रीज में से जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दी थी। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। और नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं दोनों, और नेवी एक्सरसाइज में संप्रीति एक्सरसाइज के अंदर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। बांग्लादेश सबसे लंबा शेयर हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल ठीक है। अराउंड 4156 किलोमीटर का बॉर्डर जो है इंडिया का मिलता है बांग्लादेश के साथ। इतना लंबा बॉर्डर और किसी कंट्री के साथ, किसी नेबरिंग कंट्री के साथ हम शेयर नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो लोकेशन आप देख सकते हैं। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स बताऊं तो इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो आप जो एक्सरसाइज वाला पॉइंट है वो तो डेफिनेटली लिख ही सकते हैं। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था दिसंबर 1971 में, जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी। ये पॉइंट आप जरूर लिख सकते हैं। डिफेंस कॉपरेशन भी दोनों कंट्रीज के बीच में चलते रहते हैं। ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज संप्रीति और नेवल एक्सरसाइज मिलन के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट भी दोनों कंट्रीज के बीच में रहता है। लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री दोनों शेयर करते हैं। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के बारे में भी आप मेंस के क्वेश्चन के अंदर जरूर लिखिएगा। कंट्रीज की बात करें तो अराउंड 54 कॉमन रिवर्स हैं दोनों कंट्रीज के अंदर, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश जो है टाइम टू टाइम इस चीज के ऊपर बायलैटरल टॉक्स भी करते रहते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन भी देखें तो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया जो है बांग्लादेश है इंडिया का, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। ठीक है। पावर सेक्टर के अंदर भी हमने अभी रिसेंटली जो है कॉपरेशन करने की कोशिश करी है एंड दिस हैज बिकम वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ इंडियाज बांग्लादेश रिलेशन। बांग्लादेश जो है इज इंपोर्टिंग 1160 मेगावाट पावर फ्रॉम इंडिया। तो 1160 मेगावाट पावर जो है वो इंडिया सप्लाई कर रहा है किसको, बांग्लादेश को। तो कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स जो हैं जिनके बारे में आप मेंस के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। काफी इजी क्वेश्चन है। डाक पे एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय। डाक पे एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी है? पेपैल ने करी है, पेटीएम ने करी है, इंडियन पोस्ट ने करी है या डॉयचे बैंक ने करी है? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कलेक्टिवली डाक पे को लॉन्च किया है और यहां पे आंसर हमारा सी हो जाता है। देखिए, अगर आपको आगे जाके इंडियन पोस्टल सर्विस मिलती है तो इस तरीके के इनिशिएटिव जो है आपसे एक्सपेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए 21st सेंचुरी चल रही है, इंटरनेट एज चल रही है, अभी इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें हैं, हर चीज के लिए एक एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो इस तरीके के आइडियाज आपको दिए भी जाएंगे सोचने के लिए और आप सजेस्ट भी करेंगे हायर ऑफिसर्स को और इंप्लीमेंट करने के लिए भी आपको मिलेंगे। तो डाक पे जो है इंडियन पोस्ट ने स्टार्ट किया है। ध्यान रखिएगा, मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है अगर पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर तो आपको इसकी हिस्ट्री से शुरू करना पड़ेगा और करंटली जो जो नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसके बारे में जरूर मेंशन करना पड़ेगा।
तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको आपकी सर्विस के हिसाब से भी बता दिया कैसे आप इसको यूज करेंगे, एंड देन अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी आप इसके बारे में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है काटसा के बारे में। पूछा गया काटसा को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ यूएस फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शन ऑन ईरान, इंडिया एंड रशिया। तो ये बेसिकली एक यूएस का फेडरल लॉ है जो कि ईरान, इंडिया और रशिया के ऊपर सैंक्शन इम्पोज करता है। इट इंक्लूड सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज दैट एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रशियाज डिफेंस। तो ऐसी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं जो कि रशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर रही है, किसी न किसी तरीके की ट्रांजैक्शन कर रही है, हो सकता है। इट एम्पावर्स यूएस प्रेसिडेंट टू इम्पोज एटलीस्ट 5 ऑफ द 12 लिस्टेड सैंक्शन ऑन द सब्जेक्ट्स। तो यहां पे यूएस प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि कम से कम 5 जो सैंक्शंस है वो एक सब्जेक्ट के ऊपर लगाए जा सकते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यूएस ने अभी रिसेंटली सैंक्शन लगाए उनके अपने ही नेटो एलाई के ऊपर। कौन था, नाम क्या है कंट्री का, टर्की के ऊपर। क्योंकि टर्की ने अभी रशिया से उनकी S-400 मिसाइल सिस्टम जो है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको परचेज किया है। और यहां पे जो कंडीशन है वो यही है, अगर आप रशिया के डिफेंस सेक्टर के साथ या इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ इन्वॉल्व होते हो तो ये सैंक्शन आपके साथ लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑलरेडी ये ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे हुए हैं और रशिया के ऊपर लगे हुए, इंडिया के ऊपर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और यहां पे यूएस प्रेसिडेंट के पास राइट है, चाहे तो वो एटलीस्ट 5 सैंक्शन जो है वो लगा सकता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। काटसा के बारे में ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में, काटसा के बारे में आपको बताया। अगर याद है तो इसकी फुल फॉर्म जरूर मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। यूएस का अपना ये फेडरल लॉ है जो कि 2017 में आया था और जिसके थ्रू ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, तो रिन करके याद रख लीजिएगा, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। और ये भी कहा गया था कि जो कंट्रीज इनके साथ डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, इंटेलिजेंस सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, तो उनके ऊपर भी ये सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। चलिए क्रैक यूपीसी एग्जाम के बारे में आप लोगों की काफी क्वेरीज आ रही थी, तो नई नई चीजें मुझे भी पता चल रही हैं, तो मैं उन्हीं चीजों का आंसर यहाँ पे कर देता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर क्या एनसीईआरटी इसमें कवर करी जा रही हैं, तो यस, यहाँ पे एनसीईआरटी जो है इसके अंदर कवर करी जा रही हैं। देन स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर बेसिक बुक्स भी कवर की जाएंगी, तो यस, इसमें बेसिक बुक्स भी कवर करी जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेरी जो थी वो ये थी कि क्या इसके अंदर लेक्चर्स होंगे या एमसीक्यूज होंगे। देखिए इसमें क्लास लेक्चर्स भी होने वाले हैं और एमसीक्यू के वीडियोस भी होने वाले हैं। तो आपको 2 तरीके के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें एक वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट जो होंगे वो सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे वीडियो में एमसीक्यूज हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास क्विजेस भी जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो सैंपल वीडियोस देख सकते हैं लेक्चर्स के लिए। और यहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से 200 दिन तक ये सब चीज चलने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज और पूछी गई थी कि इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, तो 2 ईयर्स की वैलिडिटी है, इसके साथ साथ 1 ईयर की वैलिडिटी भी है। आप दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन क्या पीडीएफ होगी, तो यस, इसमें आपके पीडीएफ नोट्स जो है वो भी अवेलेबल आपको कराए जाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस भी मीडियम से आप आते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको करनी है कि एवरीडे बेसिस पे आपको अपने असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट करने, अदरवाइज उतना फायदा नहीं होगा आपको। अगर आप इसको 100% यूज करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी यही है कि आप इस सीरीज के अंदर जो भी असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं, डे 1 का असाइनमेंट है तो उसे कंप्लीट करें, उसके अंदर जो वीडियोस दे रखे हैं आपको उसे वॉच करें, नोट्स को रीड करें और उसके बाद जो क्विजेज हैं उसे अटेम्प्ट जरूर करें और जो आपको मेंस का आंसर दिया जाता है उसका आंसर जरूर सबमिट करें। इस पूरे प्रोसेस में आपको 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा। 4 आवर्स आप मान के चलिए, 4 आवर्स का आपको टाइम लगेगा। तो ये 4 आवर्स का जो असाइनमेंट रोज आपको दिया जाएगा उसको मिस मत करिएगा अगर आप इस सीरीज से फायदा उठाना चाहते हैं। तो इफ यू सब्सक्राइब, जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है, एवरीडे बेसिस पे उनकी जो रिपोर्ट है, जो आंसर राइटिंग वो करे वो मुझे पता चल जाती है। वो टाइम टू टाइम अपने एमसीक्यूज के जो क्विजेस के जो उनका स्कोर होता है वो भी मुझसे शेयर करते रहते हैं। सो यू कैन डू दैट एज वेल। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इसको लेकर करेक्ट है। एक स्कीम स्टार्ट करी गई है, 2 स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। पहली कहती है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है एट द बिहेस्ट ऑफ FSSAI। हो सकता है द हाइजीन रेटिंग जो है इसमें स्माइलीज की फॉर्म में दी जाएगी 1 up to 10 एंड द सर्टिफिकेट शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली इन द कंज्यूमर फेसिंग एरिया। तो इसके अंदर जो रेटिंग है उसका तरीका बता रखा है और सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए कह रखा है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री ने एक रिकॉग्निशन स्कीम फॉर हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी जो है इसके साथ वो आए, एक नई सिस्टम लेके आए हैं। इसे स्टार्ट QCI
ऑन द बीहेस्ट ऑफ FSSAI किया गया, बिल्कुल ठीक है। एजेंसी जिसने स्टार्ट किया है उसका नाम जरूर पता होना चाहिए, और जो रेटिंग दी जाएगी वो 1 to 5 दी जाएगी, ठीक है। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बेसिकली, ताकि आपको पता चल सके कि कहां पे हाइजीन कितनी ज्यादा। अगर 5 रेटिंग है तो उस जगह की हाइजीन उतनी अच्छी है, अगर वहां पे 1 रेटिंग है तो वहां की हाइजीन उतनी अच्छी नहीं है। तो रेटिंग जो है 1 to 10 नहीं है, 1 to 5 रहने वाली है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। इससे बेसिकली फायदा क्या होगा? देखिए, आप किसी भी फूड आउटलेट पे जाते हैं, ठीक है, हम जाते ही क्या देखते हैं? क्या हम उनकी इस तरीके से कोई रेटिंग देखते हैं? नहीं, क्योंकि इस तरीके की रेटिंग एग्जिस्ट नहीं करती। हम जाते ही देखते हैं मेन्यू, और मेन्यू में देखते हैं आइटम्स, आइटम्स का देखते हैं प्राइस, एंड देन वी ऑर्डर इट, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसके बाद हम सबसे पहले तो उसकी रेटिंग देखेंगे कि यहां पर इनकी सफाई की, क्लीनिनेस की, हाइजीन की रेटिंग क्या है। अगर किसी जगह पे हाइजीन रेटिंग 1 है, मान लो 1 स्माइली दे रखी है उन्हें, ठीक है, तो हमें पता है कि उतनी अच्छी रेटिंग नहीं है कंपेयर टू जहां पे 5 स्माइलीज दे रखी है। तो हम एक बेटर चॉइस जो है वो यहां पर कर सकते हैं। अगर आप वैसे, ये नोट आपने शायद किया हो, पता नहीं, कि जोमेटो या फिर स्विगी या फिर किसी भी एप्लीकेशन से आप ऑर्डर करते हैं, बहुत बार जो आइटम्स होती हैं वो तो पिक्चर्स आपको पता है कॉपी पेस्ट ही होते हैं, ठीक है। तो वहां पर कभी भी आपको रेस्टोरेंट या शॉप की इमेज जो है वो लार्जली नहीं दिखा रखी होती। वहां पे सिर्फ उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नाम होता है, और उस पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट है उसकी आइटम्स के नाम और इमेजेस होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो इमेजेस होती हैं वो फेक इमेजेस होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरनेट से उठा रखी होती है, एग्जैक्ट आइटम की इमेजेस नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम रेस्टोरेंट का एड्रेस लिखा होता है, वो भी आपको स्ट्रेट अवे नहीं मिलता है, आपको मोर इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, वहां जाके आपको रेस्टोरेंट का एड्रेस मिलेगा। और अगर आप उस एड्रेस को और उस रेस्टोरेंट के नाम को गूगल पे सर्च करेंगे तो 90% आपको ऐसा रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा कि आपका वहां से ऑर्डर करने का मन ही नहीं करेगा। तो ये जो चीजें होनी चाहिए, आपको हाइजीन रेटिंग तो होनी चाहिए। जैसे कि इस तरीके की एप्लीकेशंस है, वहां पे रेस्टोरेंट की फोटो भी होनी चाहिए, क्योंकि फोटो देख के भी आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या मुझे यहां से ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां पे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ इस रेटिंग को भी अटैच कर देना चाहिए, और साथ में इस तरीके की इमेजेस भी लगानी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप जोमेटो, स्विगी या किसी भी एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं, जिस भी रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर करने वाले हैं उसे गूगल पे सर्च जरूर करके देखिएगा कि वो रेस्टोरेंट दिखता कैसे है। तब आपको बहुत सारी चीजें, आप कह सकते हैं कि आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है वो ले सकेंगे। अदरवाइज आपको दिख क्या रहा है? आपको सिर्फ वही जो उनका मेन्यू है, मेन्यू के अंदर जो फोटो उन्होंने लगा रखी है वही दिख रही है, और उनका प्राइसेस दिख रहा है, दैट्स इट। और तीसरी चीज तो कोई नहीं दिख रही। तीसरी चीज दैट इज, रेस्टोरेंट को देखने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, और वहां से आपको उसकी बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड उसकी इमेज देखने के बाद ही आप चॉइस करें, आप एक डिसीजन ले कि आप उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following factors are not taken into consideration of fixing MSP? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जब फिक्स करना होता है तो कौन से फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है इन तीनों में से? क्या डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर किया जाता है? मे बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी को? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जो MSP होता है इसकी रिकमेंडेशन दी जाती है CACP के द्वारा। आपको पता है ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो रेकमेंडेशन CACP के द्वारा दी जाती है, और वेरियस फैक्टर्स को इसके अंदर कंसीडर किया जाता है, जिसमें से डिमांड एंड सप्लाई भी एक फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक फैक्टर है, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी भी एक फैक्टर है। तो यहां पूछा था कि नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, तो तीनों को लिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो आप जानते हैं CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP के द्वारा इसे रेकमेंड किया जाता है। अगर आपको याद है तो इस चीज से अग्री कौन करता है, डिसाइड कौन करता है, उसका नाम, उस पर्टिकुलर बॉडी का नाम मुझे जरूर बताइएगा। CACP तो मैंने आपको बता दिया, फॉर रेकमेंडेशन ओनली होता है, ये फाइनल अप्रूवल नहीं दिया जाता इसके द्वारा। तो डिमांड एंड सप्लाई के अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो लिया जाता है इसके अंदर A to FL मेथड। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, जिसमें FL क्या था? फैमिली लेबर। तो कॉस्ट के अंदर हम फैमिली लेबर को ऐड करते हैं। प्राइस ट्रेंड्स क्या है मार्केट के अंदर, उसको भी कंसीडर किया जाता है। इंटरक्रॉप पैरिटी मैंने आपको बता दिया। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर भी एक फैक्टर होता है जिसको लिया जाता है, और इसके ऊपर 50% जो है मार्जिन जो होता है वो कॉस्ट के ऊपर ऐड किया जाता है, ताकि फार्मर्स को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। देन ये सब चीजें करने के बाद आपका जो फाइनल प्राइस आता है दैट इज कॉल्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ध्यान रखिएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, CACP के द्वारा रेकमेंड किया हुआ जो प्राइस होता है, फाइनल डिसीजन किसका होता है? कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेमिंगोस के बारे में पूछा गया। फ्लेमिंगोस को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट इज
द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ फ्लेमिंगो, सो बेसिकली ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में पूछा है, तो लार्जेस्ट स्पीसीज है फ्लेमिंगो के अंदर, हो सकता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप थ्रू वेस्ट एशिया टू साउथ एशिया, तो यहाँ पे इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन जो है बता रखी है, ये भी हो सकता है। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, तो यहाँ पे थ्रेटेंड स्पीसीज के अंदर इसको जो कैटेगराइज किया गया है एंडेंजर्ड के तौर पर किया गया। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली 250 चिक्स ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगोस, इनकी बेसिकली एक ब्रीडिंग कॉलोनी थी ग्रेटर रन ऑफ कच्छ के अंदर, उनको रेस्क्यू किया गया रिसेंटली, इसको लेकर न्यूज दी गई थी, तभी ग्रेटर फ्लेमिंगोस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्योंकि मैंने रन ऑफ कच्छ का नाम लिया तो आपके जहन में गुजरात का नाम एकदम से आना चाहिए। सो इज इट द लार्जेस्ट स्पीसीज फ्लेमिंगो, तो यस, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, लार्जेस्ट है, तभी प्रोबेबली इसे ग्रेटर फ्लेमिंगो कहा जाता है। और जो लोकेशन दी है कि अफ्रीका से सदर्न यूरोप में पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। दे आर लीस्ट कंसर्न, they are listed as least concern under IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे आपको वेरियस जो आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो दे रखी है और ये बताया कि वो किस कंट्री से आती है। तो हूती यमन से है, अल शबाब नाइजीरिया से है, बोको हराम सोमालिया से। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी रिसेंटली न्यूज थी जिसमें बोको हराम ने क्लेम किया है कि जो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स नॉर्थ वेस्टर्न नाइजीरिया से अबडक्ट किए गए हैं उसके पीछे इसका हाथ है। बोको हराम जो है ये आता है नाइजीरिया से और अल शबाब सोमालिया से, हूती बिलोंग टू यमन। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो नाइजीरिया का जो बॉर्डर है वो भी देख लीजिएगा, और बोर्नो स्टेट इसका न्यूज में था, इस वजह से इमेज दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे रखी है और एक पर्सनैलिटी को लेकर दे रखी है और पूछा है किस पर्सनैलिटी की यहां पर बात करी जा रही है। अगर स्पेक्ट्रम थ्रू MCQ की सीरीज आपने देखी है मेरी, तो ये क्वेश्चन आंसर करना काफी इजी हो जाएगा। ही ऑथर्ड द बुक द इंडियन स्ट्रगल विच कवर्स द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 1942, तो जो बुक उन्होंने लिखी है द इंडियन स्ट्रगल, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। उन्होंने कंप्लीट स्वराज की बात करी थी। ही वॉज ट्वाइस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट वो चुने गए थे। सोचिए किन की बात कर रहे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, 2022 में 125th बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और यहाँ पे यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एक एग्जीबिशन रखा जाएगा और कल्चर परफॉर्मेंसेस जो है वो भी करी जाएगी वेस्ट बंगाल के अंदर। इस वजह से ये न्यूज में थे, और यहाँ पे उन्होंने एक बुक भी लिखी है, इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 तक का यहाँ पे मूवमेंट दिया गया है। उसके अंदर उन्होंने कंप्लीट स्वराज की बात करी थी, डोमिनियन स्टेटस के वो बिल्कुल ही खिलाफ थे। देन एट द सेम टाइम 2 बार INC के प्रेसिडेंट भी वो चुने जा चुके थे, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, और यहां पे अभी एक्टिव रिवीजन करेंगे जिसमें देखते हैं कि कौन कौन कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर पाता है। चलिए, सबसे पहले मुझे बताएं, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम के अंदर जो फंडिंग ग्रांट की बात करी गई है वो कितने करोड़ का है, जल्दी से बताएं। यस, वो 1000 करोड़ का है, और वो किसको दिया जाना है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट को, या दोनों को। यस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जल्दी से बताएं। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जल्दी से बताएं मुझे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस, हेडक्वार्टर कहां पर है, यस, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेट करता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर कितना शेयर करते हैं। देखिए, कुछ जगह पे 4096 भी मेंशन किया हुआ है, कुछ जगह पे 4156 भी है, तो आप ये मानिएगा 4000 किलोमीटर तो हम करते ही हैं इनसे, और लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा। मुझे एक्सरसाइज के नाम बताइए जल्दी से। नेवी की कौन सी एक्सरसाइज है, मिलन एक्सरसाइज, और आर्मी की एक्सरसाइज कौन सी जो हम करते हैं बांग्लादेश के साथ, जल्दी से बताएं। संप्रीति एक्सरसाइज, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सप्लाई करते हैं, इस वजह से भी ये न्यूज में था। देन हमने डाक पे के बारे में देखा था, IPPB दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसे लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद काटसा के बारे में देखा था, कौन सी कंट्री का है, जल्दी बताएं। कौन सी कंट्री का फेडरल लॉ है ये, यस, यूनाइटेड स्टेट्स का। और किन किन कंट्री को सैंक्शन किया हुआ है यहाँ पे, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड मैंने रिन बताया था रशिया, ठीक है। और अभी रिसेंटली टर्की जो है उसने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400 वो रशिया से लिया है, इस वजह से उनके ऊपर भी सैंक्शंस यहां पर लगाए गए हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करी थी हमने हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी की, जिसमें मैंने आपको कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो प्लीज 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 जरूर देखिएगा कि वो रेस्टोरेंट दिखता कैसे, सिर्फ
जो इमेजेस उस रेस्टोरेंट ने लगाई है एप्लीकेशन के ऊपर, उसके बेसिस पे कभी भी ऑर्डर मत करिए। खुद रेस्टोरेंट कैसे दिखता है, और आई होप गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में इस रेटिंग को भी कंपलसरी कर देगी, ताकि रेस्टोरेंट्स इस रेटिंग को भी लगाएं और ताकि हमें पता चल सके कि हाइजीन क्वालिटी वहां पर कैसी है। क्योंकि देखिए, रेटिंग्स जो है जो रेस्टोरेंट वाइज दे रखी होती है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो हाइजीन है अगर वो गवर्नमेंट रेटेड है तो उस चीज को चेंज करना इन कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाएगा। देन यहां पे हाइजीन रेटिंग की बात हो गई और 1 to 5 की रेटिंग रहती है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैंने आपको वेरियस फैक्टर्स जो थे वो भी बताए थे, यहाँ पे AL+F2 भी बताया था। CACP से रेकमेंड करता है, ध्यान रखिएगा। और CCEA क्या है जो फाइनली इस पे डिसीजन लेता है, उसकी फुल फॉर्म मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ग्रेटर फ्लेमिंगोज अभी कहां पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, जल्दी से बताएं मुझे। GRK के अंदर, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ के अंदर। क्या लार्जेस्ट होते हैं या स्मॉलेस्ट होते हैं? देखिए, नाम में ही ग्रेटर है तो क्या होंगे, लार्जेस्ट होंगे, ध्यान रखिएगा इसका। इनका मेरे को IUCN स्टेटस जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। यस, ठीक है। तो यहां पे हुती यमन, अल शबाब कहां से, सोमालिया से, बोको हराम नाइजीरिया से। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था किस पर्सनैलिटी की बात करी गई थी। द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 42 किसने लिखी है, जल्दी से बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, शॉर्ट में बता दें बेशक से। यस, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है, और इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी जो है उसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में मेंशन किया हुआ था, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया भी। चलिए, 10 क्वेश्चंस आपने आंसर किया, कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा। अभी हम मेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर विनर ऑफ द डे देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको करना है। सो टू विन द PDF स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 कौन पब्लिश करता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, नहीं तो PDF को रेफर कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे भी सर्च करके लिख सकते हैं। लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सर्च करके भी लिखते हैं तो वो आपके जहन में चीज बैठ जाती है। अगर इसे नहीं यहीं पे इग्नोर कर देंगे तो इस चीज के बारे में कभी जान ही नहीं पाएंगे, तो प्लीज इसे देख जरूर लीजिएगा। देन हमने देखा था मेंस क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, मेनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्व अस फूड एट आवर डोर स्टेप, जिससे कि हमारी लाइफ काफी आसान हो गई है। हाउएवर, कैन वी एक्चुअली रिलाई अपॉन द हाइजीन एस्पेक्ट ऑफ इट, सिंस द रेस्टोरेंट हाइजीन रेटिंग्स आर ईदर हिडन और कुड प्रोबेबली बी मैनिपुलेटेड। तो काफी सारे रेस्टोरेंट, काफी सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस किया था अभी हाइजीन रेटिंग को लेकर, हमारे डोर स्टेप पर खाना प्रोवाइड करती हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे लाइफ भी हमारी काफी आसान हुई है। बट क्या उसके अंदर हाइजीन एस्पेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है? इसके ऊपर आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना है। चलिए, तो यहां पे लास्ट टाइम पे शुभांगी ने और संजीव ने करेक्ट आंसर दिया, तो प्लीज आप मुझे @prince_luthra पे मैसेज कर दीजिएगा एंड आई विल सेंड यू द फ्री PDF। मुझे बता दीजिएगा कि जो आपको मंथली PDF कंपाइलेशन चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मार्क्स अपने जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो, और टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी इस पूरे लेक्चर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू टुमारो।